हेलो एवरीवन। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर भाषा और लिपि, जो आपका ईटीटी कैडर का जो सेकंड पेपर होना है उसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है 15 मार्क्स का, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो यही है, भाषा और लिपि। आपने ध्यान से देखा होगा चैप्टर को, जब आपने सिलेबस को टैली किया है तो आपने देखा होगा कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे पंजाब एजुकेशन बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें से लिए गए हैं, और मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो सारे 8th, 9th और 10th की बुक्स में से हैं। तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं भाषा और लिपि, ये पंजाब एजुकेशन बोर्ड की जो 9th की बुक है, व्याकरण की बुक है, उसमें से है। तो चलिए उसी में से हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जो सिलेबस में दिया हो और हमने वो ना पढ़ा हो। तो शुरुआत करते हैं इसी चैप्टर से। फर्स्ट है भाषा और लिपि। हाँ जी। उसके बाद इसमें जो वर्ण विचार, वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध आता है, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय और अनुवाद, मुहावरे और लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। ये सारा जो ये टॉपिक्स हैं वो हमने 9th की बुक में से करने हैं। बाकी बुक्स में भी हो गए चैप्टर, लेकिन थोड़े थोड़े दिए हुए हैं उसमें, लेकिन जो अपने पेपर के लेवल वाला है वो सारे इस 9th की बुक्स में हैं, 9th की इस बुक में है। हाँ जी, शुरू करते हैं चैप्टर। कि मनुष्य के मन में अनेक विचार आते हैं और उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे कई तरीके प्रयोग में लाने पड़ते हैं। ये सबको पता है कि हमने बहुत बचपन से ही पढ़ा है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हम कितने तरह से अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। एक होता है बोलकर, लिखकर और इशारों द्वारा। तो क्या बोलना, लिखना और इशारों से अपनी बात को समझाना, क्या ये तीनों चीज़ें ही भाषा में इंक्लूड होती हैं? नहीं, भाषा में सिर्फ लिखना और बोलना इंक्लूड होता है। इशारों से कही गई बात वो सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड भाषा की टर्म में हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाषा में निम्नलिखित में से भाषा में शामिल नहीं किया जाता, एक है लिखना, बोलना, एक है इशारों से समझाना, और 4 है सभी। इसका आंसर क्या होगा? इशारों से समझाना। हाँ जी। तो इस जो ऊपर वाले पैराग्राफ में था, जो एक पूरी काम की चीज़ थी वो यही थी कि जो भी ये हैं, जैसे गूंगा भी अपनी बात अगर बोलता है तो उसकी ध्वनि होती है, उसकी जो बातें होती है वो स्पष्ट होती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए उसको हम भाषा में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये सब सारे क्या हैं? भाषा संकेत हैं, इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है कि भाषा का शब्द किस लिए किया जाता है? भाषा शब्द का प्रयोग मानव कंठ से निकली व्यक्त सार्थक ध्वनियों के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, मानव कंठ से निकली व्यक्त और सार्थक ध्वनि। जो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो मानव कंठ से, मतलब हमारे मनुष्य के कंठ से खूं खूं, टिक टिक, टिक टिक टिक, ये सारी आवाज़ें भी निकलती है। तो क्या हम इसको भाषा में इंक्लूड करेंगे? नहीं, इसको हम भाषा में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी है कि मानव कंठ से निकली हुई सार्थक ध्वनि, मानव कंठ से निकली हुई सार्थक ध्वनि मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, सिर्फ उसी को हम भाषा में इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमें पता चली, एक कि जो इशारे हैं वो भाषा में इंक्लूड नहीं होते, दूसरा
दूसरा कि जो मानव कंठ से निकलती है वो सिर्फ वही ध्वनियाँ जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है वही भाषा में इंक्लूड होती है। उसके बाद है स्टैंडर्ड, इसकी भाषा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप सबको पता है, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। बहुत सिंपल सी बात है, जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो वो मौखिक भाषा होती है और जब लिखकर प्रकट करता है तो वो लिखित भाषा होती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। यानी कि जब हम बोलते हैं तो उस भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और ऐसे ही लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में क्या आता है? वर्ण, और उसके बाद शब्द बनते हैं और उसके बाद वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें दो चीज़ें नई पता चली। क्या? कि भाषा की लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आधारभूत कह सकते हैं जिसको। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अगर आपके पास न लिखित आता है न मौखिक आता है तो आप क्या करोगे? अगर न लिखित आता है न मौखिक आता है, सीधा लिखा आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? वर्ण। ठीक है, उसका क्या होगा? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अगर लिखित आता है तो उसमें क्या है? वर्ण। आगे है उपभाषा और बोलियां। वैसे हम हिंदी में थोड़ा सा अलग है, जैसे पंजाबी में हम पढ़ते हैं भाषा और उपभाषाएं, लेकिन हिंदी में क्या डिफरेंस है थोड़ा, कि हिंदी एक भाषा है और उसकी बाद जब भाषा कुछ थोड़े बड़े बड़े जो एरियाज़ में हैं बोली जाती है तो उनको उपभाषा नाम दे दिया है। और उपभाषा वाले एरिया में जो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है उनको क्या बोला जाता है? बोलियां। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें कि हिंदी लैंग्वेज है वो पूर्व में रहने वाले लोग अलग बोलते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अलग बोलते हैं, उनकी टोन अलग होती है, उनके बोलने का लहजा अलग होता है। तो इस तरह से सारे जो हिंदी बोलने वाला जो पूरा एरिया था उसके लहजे के और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसको उपभाषाओं में डिवाइड कर दिया। और उपभाषाओं में भी हम जानते हैं कि अगर हम आज हमारे आसपास भी देखते हैं तो अगर हम थोड़ा और गौर से मतलब सोचें समझें तो थोड़े से एरिया के बाद हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। अगर एक गांव से जाते हैं दूसरे गांव में जाते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो आता है बोली में। ठीक है, तो अगर डायग्राम की हेल्प से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए ये पूरा है भाषा का एरिया। ठीक है, और इसमें ये छोटे छोटे एरिया हैं, ये क्या है? उपभाषा। और उपभाषा में भी जब थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है तो वो क्या है? बोलियां। जैसे अगर इसको भी अगर मैं छोटे छोटे एरिया में इसको कर दूं तो ये सारी क्या हैं? बोलियां। ठीक है, अब आगे क्या है? अगर हम स्टैंडर्ड टर्म पढ़ें तो इसमें क्या दिया है? प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि उपभाषा में क्या है कि एक तो एरिया थोड़ा बड़ा एरिया होता है। ठीक है, और उसमें क्या है?
कि लोग साहित्य रचना भी करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड बोलियों का एक स्टैंडर्ड रूप होता है उपभाषा, और उपभाषाओं का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? हिंदी होता है। ठीक है, एक उपभाषा में बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं और एक भाषा में भी बहुत सारी उपभाषाएं हो सकती हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां हम आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ सारा क्षेत्र। तो आगे हम बढ़ते हैं आगे। तो बोली क्या है? किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला स्थानीय रूप होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों में भी कुछ उच्च कोटि का साहित्य भी रचा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उपभाषा में ही लिखा गया हो कोई साहित्य। साहित्य मतलब कोई भी लेख लिखा गया हो, कोई भी कहानी लिखी गई हो, कोई भी ग्रंथ लिखा गया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी उपभाषा में, वो किसी बोली में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी हिंदी की अवधी बोली में, हिंदी का एक एग्जांपल, हिंदी का एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का एक पार्ट की बोली है अवधी। उसमें तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रामचरितमानस की रचना एक तो तुलसीदास द्वारा की गई थी, और क्या की गई थी? पूर्वी हिंदी की अवधी बोली में। ठीक है, इसी प्रकार बिहारी हिंदी भी एक हिंदी की उपभाषा है, और उसमें उसकी जो मैथिली बोली है उसमें विद्यापति ने एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उन्होंने पदावली की रचना की है। ठीक है, तो वैसे अपने पेपर की नज़र से अगर देखें तो ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट इसमें? कि एक तो रामचरितमानस रचा गया है अवधी बोली में, और इसकी उपभाषा क्या है अवधी बोली की? पूर्वी हिंदी है। वैसे ये डिटेल में आगे हम इसका पढ़ेंगे। हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? एक है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उसके बाद है राजस्थानी और पहाड़ी, और ये क्या है? बिहारी हिंदी। ठीक है, अब है वैसे इसका जो बोली क्षेत्र है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक हमें पता होना चाहिए कि उपभाषाएं, और हमें पता होना चाहिए कि उपभाषाओं की बोली क्या है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए पेपर के लिए, अपने पेपर के लिए इतना बहुत है। पश्चिमी हिंदी, अब सबसे पहले आता है पश्चिमी हिंदी। अब देखो शुरू में आपको याद, जैसे हम इंडिया है, एक तो पूर्वी ये पश्चिमी हिंदी, एक है राजस्थानी हिंदी, और उसके बाद है पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की टोटल कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। कौन कौन सी? पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, ये सारी क्या हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं। और इन उपभाषाओं के अंदर बोलियां कौन सी आती हैं? हाँ जी, पहले है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की क्या है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी के अंडर आती हैं। और इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम? जैसे कि मैथ्स की ट्रिक होती है, हिंदी में भी बनी सकती है, जीके की भी ट्रिक्स होती हैं। इसकी एक ट्रिक है, इसको याद कैसे रखिए? एक सेंटेंस याद कीजिए, हरियाणवी कन्या बूंदों में बाजा लिए खड़ी है। हाँ जी, हरियाणवी कन्या बूंदों में बाजा लिए खड़ी है। हरियाणवी का मतलब समझ गए, हरियाणवी पश्चिम में खड़ी है। हाँ जी, हरियाणवी कन्या बूंदों में बाजा लिए पश्चिम में खड़ी है। ठीक है, हरियाणवी
से हरियाणवी, कन्या से कन्नौज। अब आगे है हरियाणवी से हरियाणवी, कन्या से कन्नौज। आगे बुंदेली से बूंदों से बुंदेली। और ब्रज, बाजा से ब्रज। और पश्चिम में खड़ी है मतलब पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आगे जब हम पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी याद कर लेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम सीधा याद रख सकते हैं। पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी भी बहुत इजी है लर्न करना कि इसके अंदर कौन सी आती हैं। एक है जयपुरी, जयपुर राजस्थान में है तो बहुत इजी याद हो जाएगा। मालवी, मालवा के आसपास, पठार के आसपास का एरिया है तो मालवी। मारवाड़ी भी राजस्थान के अकॉर्डिंग के अंडर आते हैं तो मारवाड़ी भी बहुत ईजी है। और भीली, जैसे पता है बांसवाड़ा, झालावाड़, इधर इस साइड जो है उधर भील जातियों वाला एरिया है तो भीली भी कह सकते हैं, ठीक है। भीली भी हम इजीली याद रख सकते हैं। तो राजस्थानी के अंडर क्या आती है? जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी बहुत इजी है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। इसके और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो गढ़वाल और कुमाऊं एरिया में बोली जाती है वो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी है, उसको गढ़वाली और कुमाऊनी भी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आ जाता है कि गढ़वाली जो उपबोली गढ़वाली जो बोली है वो कौन सी उपबोली के अंडर आती है, उपभाषा के अंडर आती है, तो वो आती है पहाड़ी हिंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बिहारी है। बिहारी में क्या है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी के लिए कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसकी भी एक ट्रिक है, एक सीधी सिंपल लाइन याद करनी है कि मैथिली मांगे भोज बिहारी। मैथिली मतलब मैथिली बताइए, मांगे मगही, भोज भोजपुरी, बिहार और बिहारी से बिहारी हिंदी हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बिहारी हिंदी को भी याद करना, ठीक है। तो आगे है लिपि। लिपि सबको पता है, वैसे कई लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं लिपि में कि लिपि किसे कहते हैं। हम लिपि किसे कहते हैं कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, ये हमें पता है। हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता। जैसे जब हम बोल रहे हैं तो उसका कोई आकार नहीं है, तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं। मतलब हमारे गले से जब हम बोल रहे हैं तो जैसे मैंने बोला प, क, तो क मैंने बोला, सिर्फ साउंड निकली, इसकी कोई शेप नहीं दिखी मुझे। तो जब हमने जब भाषा को लिखना था तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमें कुछ ऐसे ध्वनियों को कुछ ऐसा शेप देनी थी, ऐसे चिन्ह देने थे जिससे हमें पढ़ के पता चले कि हाँ हमने प लिखा है, क लिखा है, ख लिखा है। तो इसके लिए कोई ना कोई चिन्ह की ज़रूरत थी। तो ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत पड़ी, जिन चिन्हों को बनाया गया, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा गया, ठीक है। किसको कहा गया लिपि? प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई न कोई चिन्ह बनाया जाता है, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। वस्तुतः लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनि को लिखने का सुव्यवस्थित तरीका है। तो स्टैंडर्ड टर्म इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या आ गई कि वस्तुतः लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने का सुव्यवस्थित तरीका है, ठीक है। तो मौखिक ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग लाए जाते हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए
जैसे मैंने कुछ भी बोला उसको लिखने के लिए मुझे कुछ न कुछ चिन्ह चाहिए, मतलब कुछ न कुछ आकार होना चाहिए जिस ध्वनि को मैंने बोला है। तो वही आकार जो हमने दिया है, वही चिन्ह जो हमने दिए हैं, वही क्या होती है, लिपि होती है। वही जो सर्वमान्य चिन्ह जो बनाए हैं वही क्या है, लिपि। अगर सरल भाषा में कहूँ तो भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि होता है, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, पता ही है सबको। उनकी लिपियां भी अलग होती है। जैसे मैंने हिंदी का शब्द है, अब डिफरेंस ये कैसे होता है, लिपि आपको इससे भी समझ आ सकती है। जैसे मैंने लिखना है हिंदी का तो ऐसे लिखती हूँ, मतलब हिंदी की त ध्वनि को मैंने ऐसे लिखा। और इंग्लिश में टी, त के लिए टी होता है, और पंजाबी में ये ऐसे। तो ये जो डिफरेंस आया, मतलब ये अलग लिपि है, ये अलग लिपि है, ये अलग लिपि है। हाँ जी, जो हिंदी की लिपि है ये त वाली, ये कौन सी है, देवनागरी। और ये जो लिपि है ये कौन सी है, टी वाली, रोमन। और ये वाली कौन सी है, पंजाबी। पंजाबी के लिए कौन सी लिपि आती है, सॉरी ये लैंग्वेज पंजाबी है लेकिन इसकी लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ठीक है, इसमें यहाँ दिया भी हुआ है हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। और एक और चीज़ है, ये है एक लिखने के तरीके पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो फ्रेंच जर्मन की लिपि है रोमन, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेपाली मराठी की क्या है, देवनागरी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी और फारसी, ये जो दो लिपियां हैं वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आपको पता है उर्दू जब हम लिखते हैं दाईं से और बाईं का मतलब, हम जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राम खाना खाता है, ऐसे जैसे ऐसे हमने लिखा। ठीक है, लेकिन जो उर्दू है वो कैसे शुरू की जाती है, ये हमारा पेज है तो यहाँ से ऐसे ऐसे लिखी जाती है, इधर से इधर लिखी जाती है, तभी कहते हैं दाईं से बाईं ओर। अरबी और फारसी क्या है, दोनों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आगे आपका व्याकरण। बहुत इजी कि व्याकरण क्या है, व्याकरण इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, सिर्फ ये लाइन है इसकी इम्पोर्टेंट। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना हम सीखते हैं। ठीक है, आगे है ये इम्पोर्टेंट कि व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग है। एक वर्ण विचार जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार इसमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना, रूपांतर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वाक्य विचार, इसमें वाक्य में कैसा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, जैसे इंग्लिश में हम करते हैं कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड, ऐसे वाक्य परिवर्तन, ये सब। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन आंसर है कुछ, चलो हम कर ही लेते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण के कितने अंग हैं, ऊपर ही हमने पढ़ा था, व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। क्या कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, उसके बाद रचना की दृष्टि से लघुत्तम इकाई का नाम क्या है, रचना की दृष्टि से, रचना मतलब लिखने की दृष्टि से, तो क्या है, वर्ण।
मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? क्या है आधारभूत इकाई? ध्वनि। ठीक है। उसके बाद हिंदी की लिपि कौन सी है? पता ही है सबको, देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। रोमन लिपि में लिखे जाने वाले किसी एक भाषा का नाम? वैसे तो बहुत है, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश। ठीक है। बाईं से दाईं ओर लिखे जाने वाली, जैसे हमारी हिंदी है वैसे बाईं से दाईं, इधर से इधर जाने वाली ये कौन सी है? हिंदी हो गई, नेपाली, मराठी। ठीक है। उसके बाद है दाईं से बाईं और उर्दू हो गया, और फारसी, अरबी। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है? बताइए क्या है सबको? देवनागरी। ठीक है। उसके बाद आगे हम करेंगे सेकंड चैप्टर वर्ण विचार, जिसमें सारा अघोष, अयोगवा, व्यंजन, अघोष, अयोगवा और अलप्राण, महाप्राण, ये सारे आगे हमने कल करने हैं। ठीक है।